स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे क्लास 12वीं के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12वीं में हैं, झारखंड 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझ लीजिए तो ये पहला वीडियो है और इसी ढंग से हम लोग कंप्लीट कोर्स जो है वो यूट्यूब के जरिए भी करने वाले हैं। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लास हम लोग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड के थ्रू कंप्लीट क्लास करने वाले हैं। और हम लोग MCQ जो है वो ऑनलाइन ही सॉल्व करेंगे लाइव में आकर के। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। कंप्लीट हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। जैसे कि हमने पिछले 5 वर्षों में लगातार कंटेंट्स को लिखा है, ठीक वैसा ही फ़ायदा आपको अब ऑनलाइन में भी मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12वीं के लिए है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा 12वीं। ठीक है, कक्षा 12वीं। अब सिलेबस को भी लिखते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स को 2 भाग में देखेंगे। ठीक है, एक हमारा भाग होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, पहला भाग को हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला भाग क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो क्या बोलेंगे भाई? इकोनॉमिक्स। दूसरा भाग हमारा होगा समष्टि अर्थशास्त्र। क्या लिखेंगे हम? समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्यापक का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो एक हमारा हो गया व्यष्टि और दूसरा हो गया समष्टि। अच्छा, समष्टि को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 2 भाग हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि अर्थशास्त्र का सिलेबस देखेंगे आप तो एक भाग में आपको मिलेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे में मिलेगा समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्लास 12वीं में। 11वीं में हम लोग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पढ़ते हैं और सीधा समझ लीजिए तो सांख्यिकी। तो 2 पार्ट वहाँ पर भी होता है। यहाँ पर दरअसल इकोनॉमिक्स को ही, यानी कि पूरे इकोनॉमिक्स को जो है 2 भाग में रखा गया है। एक भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर व्यष्टि का मीनिंग क्या होता है ये सब अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो कि सिलेबस देख रहे हैं। लेकिन व्यष्टि को यहाँ पर हम लोग सीधे तौर पर कहें तो व्यष्टि का अर्थ या फिर मीनिंग होता है छोटा, या फिर कह सकते हैं सूक्ष्म, जबकि समष्टि का मतलब होता है व्यापक, यानी कि बड़ा। तो यानी कि जो भी छोटे आर्थिक चर होंगे उसका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जो भी बड़ा आर्थिक चर होगा, जैसे कि राष्ट्रीय आय है ना, GDP GNP जो हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ पर करने वाले हैं। रोजगार से संबंधित बात यहाँ करने वाले हैं। इन्फ्लेशन, जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, व्यापार चक्र, ये सब सारा कंसेप्ट हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे। यानी कि पूरे जो देश या फिर राज्य स्तर की बात होगी वो हम लोग जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और जो भी व्यक्तिगत बात होगा, जैसे कि एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, ये सब सारा हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो 2 भाग आपका हो गया। एक तो आपको छोटे छोटे आर्थिक चरों के बारे में जानना है यहाँ पर, और जो व्यापक आर्थिक चर है उसको आप यहाँ से जानेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो आपको 4 चैप्टर नजर आएगा। ठीक है, मुख्य तौर पर हम कहें तो 4 चैप्टर। पहला जो है उसका नाम ही है परिचय, जिसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे सर? इंट्रोडक्शन बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे थ्योरी ऑफ, है ना, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, है ना, बिहेवियर। क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया? तीसरा जो इसमें चैप्टर है वो है उत्पादन, है ना, उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत, यानी कि आप इसे अंग्रेजी में बोलेंगे प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, है ना, एंड क्या भाई? कॉस्ट, यानी कि लागत। फिर जो है चौथा जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है बाजार के स्वरूप। क्या बोलेंगे? बाजार के, ये र है ये र है। ठीक है, बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण। क्या बोलेंगे?
बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण। निर्धारण करने का मतलब होता है तय करना, कि मूल्य को तय करना, है ना। जैसे बाजार में कैसे मूल्य तय होता है वो थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बाजार के अलग अलग स्वरूप भी देखेंगे कि बाजार कितने प्रकार की होती है ना। बहुत अलग अलग आधारों पर लेकर के बताएंगे, स्थान के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, फिर कार्य के आधार पर। इस तरह के बाजार कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग इसको बोलेंगे अंग्रेजी में फॉर्म्स, यानी कि स्वरूप। किसका भाई? ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या बोल रहे हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब तय करना, निश्चित करना या फिर फिक्स करना, ऐसा कुछ कह लीजिए। चलिए अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की तरफ। तो इधर आपको समझ में आ गया होगा कि यही 4 चैप्टर हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हैं, परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है उत्पादन तथा लागत, और चौथा चैप्टर है बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण। बहुत ही शिद्दत के साथ हम लोग तैयारी इस बार करने वाले हैं। कंप्लीट PDF स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेंगे इसके लिए। अब हम लोग जो है समष्टि की तरफ जाते हैं। समष्टि में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप पहला चैप्टर समष्टि का कह लीजिए, और टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो 5वां चैप्टर, है ना। तो यहाँ पर पहला चैप्टर का नाम समष्टि में है राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय एवं उनके समुच्चय, यानी कि राष्ट्रीय आय का ही समुच्चय समझ लीजिए। अंग्रेजी में हम इसे बोलेंगे नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे भाई? नेशनल इनकम, एंड बोलेंगे इट्स एग्रीगेट, एंड इट्स एग्रीगेट, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग यहाँ पर चैप्टर देखते हैं समष्टि की तरफ। वो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और डायग्रामेटिक पोर्शन पूरा इसमें आएगा, सेकंड वाला जो है, जिसका नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण। आय एवं रोजगार का बोलिए, के नहीं, का निर्धारण, यानी कि कह सकते हैं इसको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आय का, है ना। एंड क्या भाई? एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर ये जो समष्टि अर्थशास्त्र का है वो है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग का। मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। अंग्रेजी में कह लीजिए मुद्रा को बोलते हैं मनी, एंड क्या भाई? बैंकिंग। बैंकिंग एक सिस्टम है, प्रणाली है, इस पर बात करेंगे हम लोग। बैंक्स के बारे में जानेंगे कि बैंकिंग प्रणाली होता क्या है, बैंक कितने तरह के होते हैं, व्यावसायिक बैंक जैसे कि, और केंद्रीय बैंक। इन दोनों के जो है कार्य वगैरह देखना है हम लोगों को। फिर जो है यहाँ पर चौथा चैप्टर जो है वो समष्टि में, वो है सार्वजनिक बजट का। क्या है भाई? सार्वजनिक बजट, ठीक है। और कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक बजट और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं, आर्थिक प्रणाली, ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पर गवर्नमेंट बजट बोला जाता है सार्वजनिक बजट को, गवर्नमेंट बजट, या फिर पब्लिक बजट भी आप बोल सकते हैं इसका। एंड द इकॉनमी, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा समष्टि की तरफ, 5वां चैप्टर, वो है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, जिसमें हालांकि व्यापार संतुलन भी आएगा, जिसमें सिर्फ दृश्य मदें शामिल होती है व्यापार संतुलन में, और भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य मदें दोनों तरह की मदें शामिल की जाती है।
विजिबल और इनविजिबल, यानी कि दोनों आइटम शामिल होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसका अंग्रेजी नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब ध्यान से देखिए कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर छोटा है, इसे भी समझना होगा। अगर आपने हमारे पास सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समझ लिया तो ये मान करके चलिए कि आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए परिचय चैप्टर जो हमारा है वो 4 अंक का है, ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपने चैप्टर 1 को सही ढंग से पढ़ा तो चैप्टर 1 में आपके कभी भी कोई भी अंक नहीं कटने वाले हैं, चाहे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाइए। चैप्टर 1 में जितने भी कंटेंट हैं अगर उसको आपने ठीक ढंग से पढ़ लिया तो चैप्टर 1 से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे आसान कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और आसान हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप कई बार ऐसा समझते हैं कि जो है आप पढ़ा रहे हैं इतने वर्षों से इसलिए जो है आप कह रहे हैं आसान। हम अपने मायने में दरअसल इसको आसान नहीं कह रहे हैं, आपके मायने में आसान कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उन स्टूडेंट्स को भी जो है कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाते हैं जो कि पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानता तक नहीं है, इकोनॉमिक्स का ई तक नहीं जानता है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हुए हैं। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में यानी कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत जो हमारा है ये 13 नंबर का चैप्टर है और इसमें बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। आप यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के बारे में जानेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यहाँ तक कि आपको बताएं इसका दूसरा ही भाग हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिमांड का यानी कि मांग। वो स्पष्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दरअसल हम जब इस चैप्टर में जाएंगे तो हम आपको खोल करके दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से। हर एक चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ही हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर का जो है एनालिसिस करेंगे, देखेंगे उस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे गूगल मैप में दिखाया जाता है ना कि यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर एटीएम है, यहाँ पर फलाना जो वो चीज़ है, ये सब सारा अगर लोकेट किया जाता है यहाँ पर गूगल लोकेशन में, ठीक उसी ढंग से हमारा सिलेबस है। सिलेबस में आपको पूरा चीज़ पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर में कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर में क्या क्या लिखना है, ये सब सारा बात आपको जो है सिलेबस से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उत्पादन तथा लागत को देखें तो ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे इकोनॉमिक्स का, 23 नंबर का चैप्टर है। लेकिन एक बात बताते हैं अब आपको, 23 नंबर का पता है पिछले सेशन में यानी कि जो लोग 2023 में एग्जाम लिखे 12th का, उन लोगों को हमने देखा कि 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था यानी कि सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। जबकि 23 नंबर का चैप्टर आपका ये है, क्योंकि आपको छोटा जरूर दिख रहा होगा उत्पादन तथा लागत के नाम से, लेकिन इसको जब हम खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला पार्ट इसमें तो ठीक है प्रोडक्शन से काम शुरू होगा, उत्पादन से ही शुरू होगा, लेकिन उत्पादन से शुरुआत करते हुए आप पहुंचेंगे कहां तक, उत्पादन पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे पूर्ति, इसमें आप पढ़ेंगे लागत, आप पढ़ेंगे आगम, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ। इस तरह के यानी कि इसको देखा जाए तो उत्पादन, फिर पूर्ति, फिर लागत, फिर आगम और फिर इस प्रकार से लाभ वाले कंसेप्ट को आप देखेंगे, यानी कि 4 सेगमेंट में ऐसे तोड़ा गया है इसको। अब देखा जाए तो यहाँ पर बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण में हम लोग को बाजार के अलग अलग स्वरूप देखने हैं। कुछ का तो नाम आप जानते भी होंगे अभी भी, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ना। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फिर जो है अलग अलग तरह के बाजार आ जाते हैं, जैसे कि एकाधिकार बाजार जिसको मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकारात्मक या फिर एकाधिकारी बाजार जिसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। इस तरह के कंसेप्ट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल्य निर्धारण भी साथ में ही जोड़ा गया है, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर वस्तुओं के मूल्य कैसे तय किए जाते हैं, है ना। जैसे कि किसी एक वस्तु का मूल्य मान लीजिए कि 20 रुपये रख दिया गया कि 25 रुपये रख दिया गया, किस आधार पर, क्या जो है सिद्धांत कहता है, इन सारे सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और वो सिद्धांत से संबंधित आपको एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि ये इस तरह के सिद्धांत मूल्य निर्धारण के लिए किसने दिया था, या फिर इस तरह के मूल्य निर्धारण के लिए सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो ये सब सारा चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। जिस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य को जो है तय किया जाएगा, ठीक इसी ढंग से हम लोग एकाधिकार या फिर एकाधिकारी बाजार के अंदर भी मूल्य तय करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्रामेटिक पोर्शन होने वाला है पूरा का पूरा चैप्टर। आपको हर एक चैप्टर में जो है डायग्राम नजर आएगा, सबसे ज़्यादा आपको डायग्राम नजर आएगा
तो वो आपका जो है वो यहाँ पर चैप्टर 4 में, चैप्टर जो है वो 2 में और चैप्टर 3 में। चैप्टर 1 में कम डायग्राम आपको देखने को मिलता है। हालांकि जब हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं लिखेंगे तो सारी विशेषताओं को हम लोग डायग्रामेटिक लिखेंगे, ठीक है, डायग्राम हर एक में बनाएंगे। देखिए जब भी आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ भाई केवल थ्योरी है। मज़े की बात यह है कि उसे हम मैथमेटिकल या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में जब ढाल देते हैं तो उसमें ना सिर्फ हमारा जो है वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, बल्कि आप परीक्षा में जब एग्जाम में यानी कि लिखने जाते हैं पेपर, तो आप पेपर भी बहुत अच्छे से लिख करके आप आते हैं और आप अच्छे अंक भी हासिल करते हैं। तो आपको हमेशा से फॉर्मूला और डायग्रामेटिक या फिर मैथमेटिकल तरीके से जो है काम को करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं और ये चैप्टर जो हमारा लास्ट का था, बाजार के स्वरूप एवं मूल्य निर्धारण, ये पूरा चैप्टर जो है वो 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रीय आय थोड़ा सा आपके लिए बड़ा चैप्टर यहाँ पर पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे और इतना आसान आपके लिए हो जाएगा कि आप कहोगे सर ये तो मेरे लिए तो आसान हो गया। अब खुद ही जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को हल भी करना शुरू कर दोगे और कई तरह के ऐसे जो है वाद विवाद भी इसमें हम लेकर के आएंगे आपके सामने, जिसमें कि हम ये भी दिखाएंगे कि राजनीतिक मुद्दे के साथ अगर जो है इसको जोड़ा जाए तो कितना खतरनाक दिखता है, ठीक है। क्योंकि सरकारें कई बार हम लोगों को बेवकूफ़ यहाँ पर बना करके चली जाती है, कहती कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ गया तो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हुआ। हाँ, मानते हैं कि कुछ हद तक राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो देश की स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन आप ये भी तो जानिए कि आर्थिक विकास के लिए जो है वो सिर्फ राष्ट्रीय आय का बढ़ना ही काफ़ी नहीं माना जाता है। तो फिर आप जीडीपी को ज़्यादा दिखा करके हमें जो है वो भ्रमित ना करें, हमें जो है ये बताने की कृपा करें कि वो किस तरह की राष्ट्रीय आय है, क्या ये मौद्रिक आय होगा या फिर हमारा जो है वो वास्तविक आय होगा, है ना। तो ये सब सारा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग मार्केट प्राइस पर भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर प्राइस पर भी कैलकुलेट करेंगे, सारा जो है यहाँ पर कंसेप्ट हमारा रहने वाला है। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, डिप्रिशिएशन किसे कहते हैं, एनएनपी क्या होता है, ये सब सारा कंसेप्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय वगैरह भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो सब भी यहीं पर पढ़ने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखना होगा कि हम जो है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करते हैं दरअसल, और हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है ये किस प्रकार से चक्कर काटता है विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, विभिन्न सेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब सारे कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कि द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह, इस तरह के कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। एक बात आपको हम यहीं पर हिंट कर देते हैं पहले ही कि जब भी आप यहाँ पर राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे इतने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट जो है वो लिंक करेंगे हम बाद में, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा ये सिलेबस समझने के बाद, ठीक है। अभी जैसे कि हम मान लीजिए कि इस सिलेबस को यहाँ पर मान लीजिए कि पूरा का पूरा अभी शुरू करें तो आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, सिलेबस के ऊपर में ही वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। इसलिए जब भी हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर चुके होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, फिर देखना कि माइक्रो को अलग और मैक्रो को अलग करते हुए कंप्लीट एक साथ में लेंगे सारे चैप्टर्स को, रिवीजन में आपका काम आएगा वो सब सारी चीज़ें। अब देखिए आय एवं रोजगार का निर्धारण, हाँ अच्छा, ये जो चैप्टर है राष्ट्रीय आय एवं उनके समक्ष, ये 15 नंबर का चैप्टर है ना, 15 मार्क्स का। इसके अलावा आय एवं रोजगार का जो निर्धारण है, यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि कैसे जो है वो आय को या फिर रोजगार का निर्धारण किया जाता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा देश के अंदर में। और ये जो चैप्टर है आपका 12 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, 12 नंबर का चैप्टर है ये आय एवं रोजगार का निर्धारण। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग, जिसको आप जानने के लिए हमेशा उत्सुक भी रहते हैं कि पहली बार आपको जो है केंद्रीय बैंक के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। साथ साथ में आप ये भी जान पाते हैं कि पहले मुद्रा का जो हो क्या स्वरूप था, किस प्रकार से मुद्रा विकसित हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप इसी चैप्टर में जान पाएंगे। व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के बीच में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहीं पर समझेंगे। और हाल ही में किस प्रकार से बैंकिंग सुधार किए गए हैं, किन किन बैंकों को आपस में मर्ज किया गया है, दरअसल इन सारे कंसेप्ट को हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर रहने वाला है ये 7 नंबर का चैप्टर होगा, 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का चैप्टर है। इसके अलावे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अगला चैप्टर है सार्वजनिक बजट और अर्थव्यवस्था, है ना, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वैसे तो हम आपको कह दें
पहले ही चैप्टर में हम आपको सारा चीज़ पढ़ा देंगे, जैसे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो आपको यहाँ पर कर लेना है। साथ साथ में हम आपको जो है विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार बताने वाले हैं, जिसमें कि विकसित, अल्प विकसित और अविकसित के बारे में बताएंगे। लेकिन लास्ट में फिर से आपको हम अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे यहाँ पर भुगतान संतुलन में, जिसको आप आगे अगर करें तो इसमें लिखा हुआ है खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी। तो ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, साथ साथ में बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सार्वजनिक बजट और अर्थव्यवस्था देखें, ये सभी के लिए जानना जरूरी है, चाहे तो आपका इकोनॉमिक्स पेपर हो या फिर ना हो, ठीक है, 12th में, तब भी आपको ये जो है जानना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो सरकार के खिलाफ जो है कई सारे नारेबाजी किए जाते हैं, है ना। तो आप कब जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठा पाएंगे, या फिर उनकी नीतियों के खिलाफ जो गलत नीतियां लेकर के आएगी, इसके खिलाफ आप आवाज़ कब उठा पाएंगे, जब सरकार की पूरी कार्यकारिणी के बारे में, पूरे फंक्शनिंग के बारे में आपको मालूम हो कि सरकार किस किस तरह का जो है बजट लेकर के आई है, क्या क्या जो है योजनाएं होने वाली हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाली है, क्या नीतियां बनने वाली है देश के अंदर में, ये सब सारा जो है सार्वजनिक बजट में ही उल्लेख किया जाता है। जिसे भारत में जो है प्रत्येक वर्ष फरवरी में ही पेश किया जाता है। पहले होता था अंतिम फरवरी में, अंतिम सप्ताह में पहले होता था, अभी जो है प्रथम सप्ताह में ही बजट पेश कर लिया जाता है। तो बजट के क्या उद्देश्य हैं, सरकार बजट क्यों तैयार करती है, ये सब सारा देखेंगे। साथ साथ में बजट के कंपोनेंट्स भी देखेंगे कि हमारा जो है राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है। इसी में फिर हम लोग व्यय का भी और हमारा आय का भी यानी कि क्लासिफिकेशन यहाँ पर करने वाले हैं। विभिन्न तरह के घाटे के बारे में भी जानेंगे, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, बजटीय घाटा क्या है ना, या फिर प्राथमिक घाटा क्या है, ये सब सारा आपको सार्वजनिक बजट और अर्थव्यवस्था में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ये भी जान पाएंगे कि सरकार जो बजट लाती है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार टैक्स भी तो लगाती है, उसका भी उल्लेख सार्वजनिक बजट में ही किया जाता है कि बजट जो है वो जब रिलीज होता है तो उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि अब टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है, कहाँ से कहाँ तक अगर आपकी आमदनी हो तो उस पर कितना % टैक्स लगने वाला है। यानी कि करों के बारे में ही हम लोग सार्वजनिक बजट में ही जानकारी हासिल करेंगे। इसमें आप जानते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होता है, लेकिन उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रगतिशील कर पढ़ेंगे, अधोगामी कर पढ़ेंगे, प्रतिगामी कर पढ़ेंगे। सारा जो है टैक्स सिस्टम है अलग अलग प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो सब सारा हम लोगों को यहीं पर जानना है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने जो बजट तैयार किया है वो तो ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है ये भी ठीक है, लेकिन आम जनता के लिए इसका जो है क्या महत्व रखता है, हम सभी आम नागरिकों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सरकार के लिए कैसे जो है ये महत्व रखता है ना। तो इस तरह के सारे जो हैं वो हम लोग महत्व को भी यहीं पर जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें कुछ हिस्ट्री वगैरह नहीं लेना है आपको सिर्फ जो है स्ट्रक्चर या फिर ढांचा समझना है। ऐसा नहीं कि पहले कैसे बजट तैयार होता था, हिस्ट्री कुछ बताइए, इतिहास बताइए, तो हम जरूर रिलेट करेंगे, लेक्चर में आएगा, लेकिन उसे आप नोट करते हैं तो ठीक है, आगे काम देगा। लेकिन क्लास 12th के लिए सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, जैसे कि हमने कहा कि सार्वजनिक बजट क्या है, उसका अर्थ जानना है, उसकी परिभाषा को जानना है, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व को जानना है, उसके कंपोनेंट्स यानी कि भाग को जानना है, ये सब सारा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था हमने कह दिया आपको यहीं पर पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा आने की जरूरत नहीं है। भुगतान संतुलन जो है, भुगतान संतुलन जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग कहते हैं, इसमें भुगतान संतुलन के साथ साथ में हम लोग व्यापार संतुलन भी देखने वाले हैं, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर एक दो चीज़ों को हम महत्वपूर्ण तरीके से अगर जो है ध्यान में रख करके बताएं आपको, तो एक आपको पढ़ना पड़ेगा व्यापार चक्र यानी कि ट्रेड साइकिल। जैसे कि तेजी और मंदी की जो स्थितियां उत्पन्न होती है ना देश के अंदर में, वो तेजी और मंदी की स्थितियां जो है वो कैसे उत्पन्न होती है और उसके रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय करती है और उनके क्या क्या कारण होते हैं, ये सब सारा हम लोगों को यहीं पर पढ़ लेना है। उम्मीद करते हैं कि ये सब सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो सार्वजनिक बजट आपका जो चैप्टर है ये 8 नंबर का चैप्टर है और जो भुगतान संतुलन की बात है ये 7 नंबर का चैप्टर है। तो आप टोटल जोड़ करके आप देख सकते हैं कितने नंबर हो गए। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 और यहाँ पर 13, 17 नंबर हो गया। 17 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है भाई, 17 और 23 को जोड़ेंगे तो 40 नंबर हो जाता है। 40 और यहाँ पर हो गया कितना, 40 और 10 50।
तो आप समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो टोटल जो है वो कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का हो गया, 50 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी 50 होना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह का किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थियोरेटिकल। हाँ, अगर जो है पैटर्न में हमारी सरकार कुछ ऐसा बदलाव लाती है जिसमें कहती है कि नहीं भाई इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा, तो वो ढांचा हम आपको अगली वीडियो में किसी में बताएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न कहते हैं उसको, परीक्षा प्रारूप। ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, सिलेबस भी साथ में कोई जो है बदलाव नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन अगर सिलेबस में भी कुछ बदलाव आते हैं तो उसकी भी अपडेट उसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सिलेबस को देखें तो यहाँ पर जो है वो 15 और 12 आपका कितना हो गया भाई, 27 और यहाँ पर 7 देखेंगे तो कितना हो गया, 27 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया यहाँ पर 34, है ना। 27 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका 34 आ गया। ये 34 और 8, 34 और सीधा 15 कर लीजिए ना, तो 34 और 15 अगर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि एक हमने कहीं मिस किया है। ये वाला आपका 8 नंबर का चैप्टर होगा, मनी एंड बैंकिंग 8 नंबर का चैप्टर है। हाँ, तब जाकर के आपका फिर ये सही हो गया। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये 8 नंबर का चैप्टर होगा। तो ये 15 और 12 27 और यहाँ पर कितना हो जा रहा है भाई, 27 और यहाँ पर 7 जोड़े थे ना, तो 27 और 7 हमारा हो गया 34 और यहाँ पर आप 16 जोड़ लीजिए, 50 हो गया। तो इस प्रकार से इधर भी यानी कि 50 अंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए 50 मार्क्स, 50 नंबर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है, पूरा का पूरा सिलेबस हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसा जो है वो होगा, स्वरूप टोटल आपके सामने है। अब हम लोग जो करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, वो हम लोग पहले ये देखेंगे कि यूनिट 1 के अंदर में क्या क्या पढ़ना है हर एक चीज़ें खोल करके हम आपके सामने लाएंगे, ताकि आप सिलेबस को बेहतरीन ढंग से समझें और अपनी प्रिपरेशन एक ऐसे लेवल तक करें जिससे कि आपका अभी जो है वो CUT के लिए जो है प्रिपरेशन लोग अलग से भी करते हैं, लेकिन अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली इन सारी चीज़ों को पढ़ा है तो। और ये कंसेप्चुअली आप बहुत बेहतरीन तरीके से तभी समझ पाते हैं जब आपने स्ट्रक्चर पूरा जो सिलेबस है उसको आप समझे हुए हैं। तो 50% तो हम कहते हैं कि काम सिलेबस से ही बन जाता है कि किसके अंदर क्या है नहीं है, ये सब की जानकारी आपको अगर पहले से लग जाती है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है वो यहीं तक रखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि परिचय चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और फिर हम लोग उसके अगले वाली वीडियो से कंसेप्चुअली जो है वो सारे लेक्चर्स को लेंगे। और अगर हाँ PDF मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाने की बात है तो जल्द ही हम आप लोगों को सारे जो है PDF स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा देंगे, एकदम पार्ट बाय पार्ट। जैसे लेक्चर होगा वैसे ही PDF, जैसे लेक्चर हो गया PDF, सारी चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को। अगर जो है आप लोग वेबसाइट से भी नोट करना चाहते हैं तो हम अपना वेबसाइट नहीं बनाए हैं, दरअसल blogspot.com है, तो उस पर हम लिखते रहते हैं नोट्स, तो कहेंगे तो हम उसका भी लिंक दे देंगे, ताकि हम अपडेटेड जैसे ही डालेंगे उसी लिंक पर जो है वो जाकर के आपको रिफ्रेश करना है, आपका चैप्टर वाइज कंटेंट खुल करके सामने आ जाएगा। बार बार हमें अलग से लिंक तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिए, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट करके बाद में आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर करिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करने वाले हैं। तो आज रखते हैं इतना ही इस वीडियो में, और अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करिए, क्योंकि झारखंड में हम लोग जो है वो कुछ ही जो है गिने चुने टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में, तो उन सभी टीचर्स को आप सपोर्ट जरूर करिए। जय हिंद।